वेलकम टू माय चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टॉप 10 प्रैक्टिकल इंटरव्यू क्वेश्चन डीजल जनरेटर के बारे में बात करेंगे। और ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है क्योंकि इसमें हम प्रैक्टिकल जो इंटरव्यू क्वेश्चन होते हैं जो आपको डीजल जनरेटर के बारे में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में विस्तार में आंसर के साथ में हम बात करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। दोस्तों, जो हमारा पहला इंटरव्यू क्वेश्चन जो काफ़ी पूछा जाता है वो होगा जनरेटर के बारे में कि हम डीजी को कैसे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, डीजी को स्टार्ट करने के लिए एक ईसीपी लगा होता है। आपने मेरे बहुत सारे वीडियो में देखा होगा कि हम क्या करते हैं कि ईसीपी होता है, वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल होता है। वहाँ से हम क्या करते हैं कि स्टार्ट करते हैं। वहाँ पे ऑटो और मैनुअल का बटन होता है, तो हम ऑटो में भी स्टार्ट करते हैं। तो ऑटो में स्टार्ट करने के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए कि हम देखना पड़ेगा कि हमारा कोई ईसीबी को कोई फॉल्ट तो नहीं है, कोई एरर तो नहीं है। तो उसको हम रीसेट करेंगे, उसके बाद हम चालू करेंगे। अगर आपको मैनुअल में करना है तो मैनुअल में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज ओवर भी करना पड़ेगा। तो लेकिन ऑटो में ऐसा नहीं करना पड़ता है। और ऑटो में जैसे 2 जनरेटर हैं तो दोनों को कंबाइन सब जो हमारा टाई ब्रेकर होता है वो सब ऑन हो जाएगा। लेकिन अगर आप मैनुअल में करते हैं तो इसको सबको ऑन करना पड़ेगा। तो ऐसे हम डीजी को स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन होगा जो काफ़ी पूछा जाता है कि डीजी को स्टार्ट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, डीजी को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स को अपने दिमाग में रखना है कि उसको स्टार्ट करने से पहले हमको इनको चेक ही करना है। जैसे कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि डीजी में फ्यूल टैंक चेक करेंगे कि हमारा फ्यूल कितना है, डीजल कितना है, उस हिसाब से हम डीजी को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमारा नंबर आता है कूलेंट लेवल कि हमारा कूलेंट कितना है, कूलेंट कहीं कम तो नहीं हो गया है जिससे कि हमारा जनरेटर हीट ना करे जल्दी। तो हम क्या करेंगे कि कूलेंट लेवल चेक करेंगे। उसके बाद हम ईसीपी पे देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल पर देखेंगे कोई एरर या कोई फॉल्ट तो नहीं शो कर रहा है जैसे कि हमारा जनरेटर प्रॉब्लम में हो, तो वो चेक करेंगे एरर या फॉल्ट। अब उसके बाद हम दोस्तों ये भी चेक कर सकते हैं कि इंजन ऑयल हमारा मेंटेन है कि नहीं, लूब ऑयल सही है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हमको ध्यान रखना चाहिए डीजी स्टार्ट करने से पहले। अगला है डीजी में टर्बो चार्जर का यूज क्यों किया जाता है, मतलब कि डीजल जनरेटर में टर्बो चार्जर का क्या उपयोग है। तो दोस्तों, टर्बो चार्जर पर एक वीडियो बहुत ही विस्तार से बनाना पड़ेगा कि टर्बो चार्जर में जानकारी, लेकिन जो इसको सॉलिड उत्तर देना है वो आपको वो है कि टर्बो चार्जर में एक कंप्रेसर व्हील और एग्जॉस्ट गैस टरबाइन व्हील एक साथ मिलकर एक सॉलिड सॉफ्ट द्वारा कपल्ड होते हैं, मतलब कि जुड़े होते हैं। और इसका उपयोग इंटरनल कंबस्टन इंजन के इनटेक एयर प्रेशर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कि दोस्तों, टर्बो चार्जर का जो यूज होता है वो इनटेक एयर प्रेशर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है कि डीजी को सडनली क्यों नहीं बंद करना चाहिए। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो पिछले वाले क्वेश्चन से हमारा जुड़ा हुआ है कि जो टर्बो चार्जर वाले क्वेश्चन है कि जो डीजी में जो हमारा टर्बो चार्जर होता है उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि इसमें जो टरबाइन व्हील और जो कंप्रेसर व्हील होता है जो एक साथ मिलकर एक सॉलिड सॉफ्ट द्वारा जुड़े होते हैं, जो मैंने आपको बताया अभी। तो जुड़े होने का और इसकी स्पीड ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि ये हीट करता है। तो इसमें जो कूलिंग इसमें करता है वो लूब ऑयल की वजह से होता है। तो लूब ऑयल इसको क्या करता है, ठंडा करता है। लेकिन हीट वजह से ज़्यादा होने से अगर आप अचानक बंद कर देंगे तो वो घूमता रहेगा और वो अचानक बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, वहाँ पे डैमेज हो सकता है, आपका व्हील टूट भी सकता है। तो इसके कारण क्या होता है कि हम डीजी को सडनली नहीं बंद करें, पहले हम लोड को हटाएंगे धीरे धीरे, लोड को हटा के फिर चेंज ओवर को बंद करके फिर हम जैसे टाई ब्रेकर है उसको बंद करके उसके बाद हमको क्या करना चाहिए कि डीजी को बंद करना चाहिए। अगला है हमारा कि डीजी में लो कूलेंट लेवल क्या है, मतलब जो डीजी में जो ईसीबी पे लो कूलेंट लेवल का हमारा एक टाइप का अलार्म आता है वो किसके कारण आता है दोस्तों। तो लो कूलेंट लेवल का मतलब दोस्तों सिंपल सी बात है कि कूलेंट लेवल हमारा लो हो चुका है डीजल जनरेटर में। तो लो कूलेंट लेवल ये किसके कारण होता है कि आपका कूलेंट लेवल कम हो गया है, ये कूलेंट बढ़ा जाता है तो वो कूलेंट लेवल कम हो गया। तो उसके कारण क्या हो सकता है कि हमारा डीजल जनरेटर का जो इंजन है वो शट डाउन हो सकता है, बंद हो सकता है। तो इसलिए क्या होता है कि वो ईसीबी पे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल पैनल पर लो कूलेंट लेवल का जो अलार्म शो करता है। कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों कि वाटर फिल्टर भी लीक होने के कारण क्या होता है कि लो कूलेंट लेवल का
क्या होता है कि हमको अलार्म शो करता है। तो वाटर फिल्टर लीक हो गया या कूलेंट हमारा कम हो गया तो इसके कारण क्या होगा कि हमारा इंजन हीट हो जाएगा और इंजन बंद भी हो सकता है, हमारा डीजी बंद हो सकता है। तो इसको हम पहले फिक्स करेंगे, जो हमारा अलार्म आ रहा है उसके बाद हम डीजी को स्टार्ट करेंगे। तो लो कूलेंट लेवल इसलिए आता है कि हमारा कूलेंट कम हो गया है या वाटर फिल्टर कहीं से लीक है, तो इसके कारण हमको देखने को मिल सकता है कि ईसीबी पे लो कूलेंट लेवल का अलार्म आ रहा है। दोस्तों अगला इंटरव्यू क्वेश्चन है, डीजी में बैटरी का क्या काम होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपसे जनरेटर वाले इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि बताइए कि डीजल जनरेटर में बैटरी का क्या काम होता है। दोस्तों आपने जैसे ही जनरेटर स्टार्ट करते हैं, क्रैंक करते हैं, तुरंत स्टार्ट हो जाता है। अगर क्रैंक करें तुरंत क्यों? क्योंकि वो बैटरी की डीसी एक्साइटेशन की वजह से स्टार्ट होता है। अगर बैटरी फेलियर है या लो वोल्टेज है तो वहाँ पर पैनल पे आपको लिख देगा कि स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि लो वोल्टेज लिख देगा तो स्टार्ट नहीं होता। तो ये सारा प्रोसेस बैटरी की वजह से होता है क्रैंक करने का। तो जो बैटरी हमारा ऐसे काम करता है कि जब हम डीसी वोल्टेज, बैटरी के डीसी वोल्टेज क्या होता है कि रोटर सप्लाई को जाता है। रोटर सप्लाई में क्या होता है कि जब बैटरी सप्लाई रोटर को देते हैं तो वहाँ पर ईएमएफ जनरेट होता है। इस ईएमएफ के कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअल इंडक्शन के कारण रोटर को घुमाता है और ये सारा प्रोसेस फैराडे लॉ के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। और हमारे क्या होता है कि जो म्यूचुअल इंडक्शन के कारण रोटर घूमने लगता है और हमारा डीजी स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि बैटरी के कारण हमारा डीजी को स्टार्ट किया जाता है। अगले इंटरव्यू क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि डीजी स्टार्ट करते समय बैटरी फेलियर क्यों होता है। दोस्तों बैटरी फेलियर के अलार्म बहुत ही ज़्यादा होता है डीजल जनरेटर के केस में, कि बैटरी फेलियर का केस करीबन 80% तक होता है, कि मतलब कि आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है ईसीबी पैनल पे बैटरी फेलियर का अलार्म। तो ये किसके कारण होता है? इसके 2-3 मेन रीज़न है जो आपको चेक करना चाहिए अगर ये अलार्म आ रहा है। तो पहला तो है कि टर्मिनल लूज कहीं नहीं हो गया, कि बैटरी के टर्मिनल लूज होने के कारण भी क्या होता है कि बैटरी फेलियर शो करता है। अगर कार्बन सल्फेशन हो गया, मतलब कार्बन कहीं लग गया होगा आपको पॉइंट प्लस माइनस बैटरी के पॉइंट पे, वहाँ उसके कारण भी क्या होता है कि बैटरी फेलियर शो करता है। अगर आपकी बैटरी पुरानी है तब भी आपको बैटरी फेलियर दिखाता है। तो ये कुछ कारण हैं जो कि हमारे डिस्प्ले पर बैटरी फेलियर के अलार्म आता है। अगले इंटरव्यू क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, डीजी का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्यों करना चाहिए। दोस्तों आपने देखा होगा कि इंडस्ट्री में या कमर्शियल एरिया में जो डीजल जनरेटर होता है वो 24 घंटे यूज होने वाला चीज़ नहीं है, मतलब कि आप रेगुलर नहीं यूज करते हैं। तो जैसे कि आपकी इंडस्ट्री में बिजली नहीं है तो उस समय क्या करता है कि डीजल की जनरेटर का हम यूज करते हैं, मतलब इंडस्ट्री में हुआ तो जब आपकी पावर सप्लाई चली गई तभी हम डीजल जनरेटर स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम सप्लाई देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस डीजी का बहुत ही ज़रूरी है कि आपको इमरजेंसी पे ये कहीं धोखा ना दे दे, इसीलिए क्या इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ज़रूरी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि मेंटेनेंस, इसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करते हैं, देखते रहते हैं, इसका फ्यूल टैंक चेक करते हैं, कूलेंट लेवल चेक करेंगे, इंजन ऑयल चेक करेंगे। मतलब कि एक बार कभी कभी क्या करते हैं कि एक हफ्ते तक डीजी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो बीच में 1-2 बार स्टार्ट करके 2-3 मिनट के लिए भी चेक कर सकते हैं, हाँ हमारा डीजी प्रॉपर चल रहा है, क्योंकि ये इमरजेंसी पॉइंट पे हमारा धोखा ना दे कि जैसे वो सप्लाई चली गई हमको तुरंत बिजली चाहिए तो उस पॉइंट पे वो हमारा काम करे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारे डीजी का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बहुत ही ज़रूरी होता है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ कि मॉडर्न जनरेटर्स के लिए ओवर करंट प्रोटेक्शन ज़रूरी क्यों नहीं है। दोस्तों अब जो जनरेटर आ रहे हैं उनके लिए ओवर करंट प्रोटेक्शन ज़रूरी नहीं है, तो क्यों नहीं है ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ओवर करंट प्रोटेक्शन जो होता है वो मॉडर्न जनरेटर्स के लिए ज़रूरी नहीं होता है। अभी का जो जनरेटर है वो ओवर करंट प्रोटेक्शन ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये जनरेटर्स एक कंप्लीट शॉर्ट सर्किट के समय उनके टर्मिनल्स एक पर्याप्त समय तक बिना डैमेज और ओवर हीटिंग सहन कर सकते हैं। मतलब कि बिना डैमेज हुए ये ओवर हीटिंग सहन कर सकते हैं, इसलिए ओवर करंट प्रोटेक्शन मॉडर्न जनरेटर्स के लिए ज़रूरी नहीं है। सबसे आखिरी क्वेश्चन है, लार्ज अल्टरनेटर को लार्ज रेजिस्टेंस के साथ ग्राउंड क्यों किया जाता है। क्योंकि दोस्तों जो बड़े अल्टरनेटर होते हैं जनरेटर में, बड़े जो अल्टरनेटर होते हैं वो लार्ज रेजिस्टेंस के साथ क्या करते हैं कि ग्राउंड करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? जो लार्ज कैपेसिटी के अल्टरनेटर्स होते हैं दोस्तों वो रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग के साथ प्रोवाइडेड होते हैं, मतलब रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग के साथ आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। हाई वैल्यू के रजिस्टर न्यूट्रल पास से ग्राउंड को कनेक्टेड रहते हैं,
यदि जनरेटर डेल्टा कनेक्टेड है तब इसे जिग जैग ट्रांसफार्मर या डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर की हेल्प से ग्राउंड किया जाता है, जैसे हाई रजिस्टर न्यूट्रल पॉइंट और ग्राउंड के बीच में कनेक्टर होते हैं। तो दोस्तों इसलिए हम लार्ज अल्टरनेटर को लार्ज रेजिस्टेंस के साथ में ग्राउंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल राज ट्यूटोरियल हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए ऐसे ही इलेक्ट्रिकल से जुड़े हुए वीडियो लेके आता रहता हूँ। और आपका कोई क्वेश्चन हो या आप कोई कमेंट करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में नीचे जाके कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।